नमस्कार, मेरा नाम वसु कटारा है। आई एम अ फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स इन निर्णय आईएएस फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। दोस्तों, आज इस सेशन में कैसे आप अपने प्रीलिम्स एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स बढ़ा सकते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। तो बिफोर वी कंटिन्यू, बिफोर वी मूव अहेड, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड लिसन टू एवरीथिंग केयरफुली टिल द वेरी एंड। पहली बात तो यार, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम आपका रिकॉल का स्टेज है, आपका एमसीक्यू सॉल्व करने का स्टेज है, जिसमें आपने जो चीजें पढ़ी हुई हैं उनको याद करना है। बट उससे भी इंपॉर्टेंट, मेमोरी से भी इंपॉर्टेंट है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इज दैट थिंग विच इज वेरी अनकॉमन दीज डेज। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई लोग कॉमन सेंसिकल सॉल्यूशंस सामने होते हैं फिर भी मिस्टेक कर देते हैं। आई विल एक्सप्लेन हाउ। देखो, अगर आपको आर्ट ऑफ लॉजिकल एलिमिनेशन सीखना है, ऑल्दो यूपीएससी ऐसा एग्जाम बनाता है कई बारी जहां पे एनालिसिस अगर हम करने बैठते हैं ना, तो एलिमिनेशन टेक्निक को ही एलिमिनेट कर देता है। बट स्टिल यू कैन यूज दीज टेक्निक्स टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। एटलीस्ट आपको 50% तो ये ला देगा। मतलब जैसे आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आप एक ऑप्शन तो कम से कम एलिमिनेट कर ही लोगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारा प्रीलिम्स 2025 पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके लिए ओपन किया। इकोनॉमिक्स में पढ़ाता हूं, तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस का ही एग्जांपल लेके चलूंगा। विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग। पहला स्टॉक्स, दूसरा ऑप्शन हेज फंड्स, तीसरा पहला बॉन्ड्स, पार्डन मी, हेज फंड्स, स्टॉक्स एंड वेंचर कैपिटल। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। करंट अफेयर्स के अंदर एआईएफ टॉपिक चल रहा था। इकोनॉमिक्स के अंदर फाइनेंशियल मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने एक बार अच्छे से तैयारी करी है, नितिन सिंघानिया, रमेश सिंह बुक पढ़ी है, या साल भर के करंट अफेयर्स पढ़े हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हो, तो फिर आपको ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स एआईएफ क्या होता है ये पता होगा। भले ही आपको एआईएफ कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 क्या है, रूल्स क्या है इसके अराउंड, वो ना पता हो। मैं तुमसे वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूं। मैं अभी यहां एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुमको इसका आंसर प्रोबेबली पहले से ही पता हो। कैसे, मैं बताता हूँ कि इनमें से कौन से ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है। देखो, जो सबसे दो कॉमन इन्वेस्टमेंट एरियाज, इन्वेस्टमेंट सोर्सेस जो आपके फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो होते हैं स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। स्टॉक्स को इक्विटी भी कहते हैं, बॉन्ड्स को डेट भी कहते हैं। हमें इतना पता होता है, मतलब जिसने एक बारी प्रिपरेशन करी हुई है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे हो अपने प्रिपरेशन के। आप सबको इतना तो पता होगा ही, बेसिक तो पता होगा ही कि ये कॉन्सेप्ट होते क्या है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि आप क्वेश्चन पढ़ के नर्वस हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, और उस टाइम पे समझ नहीं आता मैं क्या आंसर करूं। यहाँ पे कॉमन सेंस लगेगा। जब दो सबसे कॉमन और मेन स्ट्रीम चीजें लिखी हैं, तो वो ऑल्टरनेट तो हो नहीं सकती, राइट। हेज फंड्स और वेंचर कैपिटल, ये मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं होते हैं। वीसीज जो होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट देते हैं स्टार्टअप्स को, अब शार्क टैंक देखते होगे, शार्क टैंक वाले क्या है, वो वेंचर कैपिटलिस्ट ही तो है, जो पैसा दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं किसी भी बिजनेस के लिए। हेज फंड्स बड़े बड़े फंड्स होते हैं, 1, 2, 3 बिलियन डॉलर्स के फंड होते हैं दोस्तों, जो इन्वेस्ट करते हैं न्यू एज कंपनीज के अंदर, बिजनेसेस के अंदर, स्टार्टअप्स के अंदर, या लॉस मेकिंग कंपनीज के अंदर, और उन्हें प्रॉफिट की तरफ ले जाते हैं और अपना रिटर्न कमाते हैं। तो ये दो ऑल्टरनेट फंड होने चाहिए। ये तो सबसे मेन और कॉमन चीज है। यहाँ पे कॉमन सेंस लगा के अगर मैं ओनली 2 मार्क करूँ इस क्वेश्चन में, तो इट विल बी करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसलिए कॉमन सेंस का थोड़ा यूज करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही अप्लाई होता है। बट सी, अंडरस्टैंड, जो कहता है ना मेरी एलिमिनेशन टेक्निक सीख लो, तुम्हारे फुल मार्क्स आएंगे, तुम 50% से ज्यादा स्कोर कर पाओगे, अब की बार प्रीलिम्स पार, मैं वो धकोसले नहीं करूंगा। मैं ऑनेस्टली बताऊंगा कि आपको थोड़ी बहुत प्रायर नॉलेज चाहिए। मतलब आपको 50% अपनी नॉलेज चाहिए, 50% कॉन्फिडेंस और एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हो सकता है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। ये कह रहा है आरबीआई के सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये जब प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया था, उससे कुछ महीने पहले करंट अफेयर्स में पूरा मुद्दा चल रहा था, द इनकम ऑफ आरबीआई। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने बैठोगे, आप देखोगे प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी नोट्स। कोई भी इकोनॉमिक्स का ऐसा स्टूडेंट नहीं हो सकता जिसने ये कॉन्सेप्ट ना पढ़ा हो। नितिन सिंघानिया हो गई, या एनसीईआरटी हो गई, हमारी 12th क्लास की, उसमें सीनियर एज का कॉन्सेप्ट है कि जो नोट छापने पे, नोट बांटने पे पैसा कमाता है आरबीआई, वो तो फिफ्थ तो पक्का ही होगा। अभी जिस ऑप्शन में फिफ्थ नहीं होगा, वो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। मतलब जो भी इनमें से ऑप्शन है जिसमें
फिफ्थ विल नॉट बी देयर, दैट कैन नेवर बी माई आंसर। तो यहाँ पे 5 नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन काट दो। यहाँ पे 5 नहीं है, इसको काट दो। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है। 1 3 4 5, 1 2 एंड 5, इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन हो सकता है। दूसरा अब और भी ऑप्शन देख लेते हैं, बट 50% पे तो आ गए। 4 ऑप्शन में से अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं। 50% ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, रेस्ट 50% ही हमारे पास अब बचे हैं। अब इसमें भी थोड़ा दिमाग मारते हैं। 5 ये तो 100% सही है, क्योंकि अभी हमने डिसाइफर किया है। दोनों में कॉमन 1 आ रहा है, तो 1 तो 100% सही है, उस पर दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो अगर आप 1 से भी शुरू करते, 1 भी पढ़ते, तो आपको पता चल जाता कि 1 सही है, क्योंकि ये अगेन बेसिक बुक्स में लिखा है। तो कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि जिससे बिना पढ़े आप क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। हाँ, डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी है कि आप एक बारी 2 बारी पढ़े हो, प्रीलिम्स के अंदर आपको अननोन क्वेश्चन, अनजान क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप डरोगे नहीं, आप हिचकोगे नहीं सॉल्व करने में। आपके पास एक बेसिक नॉलेज, एटलीस्ट कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो एक बारी तो सिलेबस मिनिमम कवर्ड होना चाहिए। हालांकि आजकल तो एक से भी काम नहीं चलता, मल्टीपल रिविजन्स चाहिए होते हैं। ऐसा कोई टेक्निक नहीं बता रहा जो बिना पढ़े आपको एग्जाम क्लियर करा देगा। यू नीड प्रायर नॉलेज, बट नॉलेज के बाद एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, जो इन एलिमिनेशन मेथड से आप सीख सकते हैं। ठीक है ना? अब देखो, जैसे पेंशन फंड मैनेजमेंट, आरबीआई कौन सी पेंशन बांटती है भाई दुनिया में? आरबीआई किसको पेंशन बांट रही है? लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज। आरबीआई कहाँ प्राइवेट कंपनियों को पैसा उधार देती है? वो तो बैंक देते हैं ना। तो 4 तो 100% नहीं हो सकता। 4 ये है, सी को भी काट दिया, ये भी कट गया था, ये भी कट गया था, एक ही ऑप्शन बचा, डी निकल आया आंसर। आप ऑप्शंस पढ़ के एलिमिनेट कर पाए, इसलिए एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। सिमिलरली आपके अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ये मैं मानता हूँ डिफिकल्ट सवाल है। अगेन एलिमिनेशन टेक्निक हर जगह नहीं अप्लाई होने वाली, हर जगह नहीं लगने वाली। ठीक है ना? कुछ के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए ही होनी चाहिए, एग्जैक्ट नॉलेज चाहिए ही होनी चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक और एग्जाम्पल लूंगा मैं, इसके बाद मैं आपको आगे समझाऊंगा कि एलिमिनेशन टेक्निक्स को आप अपनी लाइफ में कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, आरबीआई मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनी इन इंडिया टू सबमिट अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। भैया ऑल लिस्टेड कंपनी है कह रहे हैं, हमारे देश में हजारों कंपनियां हैं जो शेयर मार्केट पर लिस्टेड हैं। हजारों कंपनियों को अगर ये रिपोर्ट सबमिट करनी होती, तो अखबार में हर दिन कोई ना कोई आर्टिकल आ रहा होता, तो मतलब सबको नहीं करनी होती होंगी। थोड़ा सा लॉजिक लगेगा यहाँ पे। ये सबको नहीं, हर लिस्टेड कंपनी को नहीं करनी होती। जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे टॉप कंपनीज होती हैं, ओनली दे विल हैव टू डू, ओनली दे विल हैव टू क्रिएट। ऑल्दो ये करंट अफेयर्स में चल रहा था मुद्दा, सेबी ने प्रॉपर एक पेपर निकाला था, कंसल्टेशन पेपर निकाला था इस फ्रेमवर्क के ऊपर। तो करंट अफेयर्स में एक ना एक बार तो पढ़ा हो, बट अगर नहीं भी पढ़ा तो एक बार लॉजिक लगा लो, ऑल द लिस्टेड कंपनी, तो हजारों कंपनियों को अपनी ये रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो हजारों कंपनियों की रिपोर्ट आ रही है, हजारों कंपनियों की रिपोर्ट पर न्यूज़पेपर्स में भी डिस्कशन होने चाहिए, बट इतने डिस्कशन हम देखते नहीं है, तो मतलब लिमिटेड कंपनी निकालती होंगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, अ कंपनी सबमिटिंग अ BRSR रिपोर्ट बेसिकली मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। नाम पढ़ो, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एनवायरमेंट के प्रति, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के प्रति, सस्टेनेबिलिटी एनवायरमेंट के प्रति। यहां से तो क्लियर हो जा रहे हैं ना कॉन्सेप्ट, सिंपल सा लॉजिक है यार। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा, इस ऑप्शन को पढ़ के ही, हमें इस ऑप्शन को पढ़ के ही अच्छे से समझ आ जा रहा है कि गलत होगा, और सेकंड ऑप्शन पढ़ते ही समझ आ जा रहा है कि सही होगा, क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो नॉन फाइनेंशियल ही तो होता है एनवायरमेंट, राइट? इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर लेने हैं, तो वो उन कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे जो एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करेगी, जो पब्लिक वेलफेयर को फोकस रखेगी, जो सोसाइटी के डेवलपमेंट की कोशिश करेगी, एम्पावरमेंट की कोशिश करेगी, राइट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका, दैट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। टू ओनली विल बी द राइट ऑप्शन। समझ पा रहे होगे आप किस प्रकार इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। और ये एलिमिनेशन टेक्निक पार्टली या होलली लगभग हर क्वेश्चन में लग सकती है, बट आपको कुछ बेसिक नॉलेज, बट आपको कुछ बेसिक नॉलेज एटलीस्ट चाहिए ही होती है। तो कमिंग बैक, अब इसको कैसे अपने स्टडी हैबिट में डालें, क्या क्या मिस्टेक्स है जो हम अवॉइड करें। पहली बात तो, आपके पास जो अनफेमिलियर ऑप्शन है, जिनके साथ आप फेमिलियर नहीं हो, उनको एलिमिनेट कर लो। पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी यही रहती है
कि अगर 4 में से 3 ऑप्शन हो गए, 2 ऑप्शन हो गए, उनको सॉल्व करने के चांसेस आपके काफी बढ़ जाते हैं। कॉमन सेंस लॉजिक का इस्तेमाल होता है। एक बार एक सवाल आया था खड़ई कैमल का, राइट? वो भी कॉमन सेंस से सॉल्व हो पाया था कि वो कैमल है जो पानी से खड़ई खारे पानी के किसी बॉडी से ट्रैवल करता होगा। तो खारा पानी भी हमारे देश के कौन से इलाके में होता होगा? राजस्थान साइड होता होगा, राइट? या गुजरात साइड होता होगा, जहां भी डेजर्ट एरिया है, जहां भी सूखा इलाका है, वहां होता होगा, राइट? तो ऐसे एक लॉजिकल फ्रेमवर्क पे क्वेश्चन बनते हैं। अब ये क्वेश्चन जैसे बना था 2013 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। अब इंक्रीज इन बैंक रेट आपने बेसिक पढ़ा तो होगा, जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, नितिन सिंघानिया कोई बुक पढ़ते हो, कि बैंक रेट इंक्रीज होने से क्या होता है? बैंक रेट इंक्रीज होने से लोन कम जाते हैं लोगों के पास, लोन कम जाते हैं, मनी सप्लाई कम होती है, जिसको हम टाइट मॉनेटरी पॉलिसी या टाइट मनी पॉलिसी कहते हैं। अगेन बेसिक आइडिया था, उसके बाद एलिमिनेट कर पाना आसान हो गया। अगर मैं ये डायरेक्टली फाइंड नहीं करके बाकी ऑप्शंस को काट काट के करता, तब भी ए बी और सी को बहुत आसानी से मैं निकाल पाता, क्योंकि अगर बैंक रेट बढ़ा दिया जा रहा है तो लोन लेना मुश्किल हो जाएगा, तो ये इजी मनी तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना? बैंक नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स, वाह, लोन देना ही रोक दोगे? ऐसा होता ही नहीं है। ये तो लॉजिक लगाओ ना, बैंक की अगर लोन देना रोक देंगे, आरबीआई लोन देना रोक देगी बैंकों को, तो देश चलेगा कैसे? ठीक है ना? एंड इंटरेस्ट रेट इज लाइकली टू फॉल, वो तो स्टेट को जो क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है, उसी के विरोधाभास में आ गया। आप कह रहे हो मैं रेट बढ़ा रहा हूं, फिर आप कह रहे हो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, कैसे हो सकता है? ठीक है ना? कैसे हो सकता है? ठीक है ना? तो ये स्टेटमेंट लॉजिकली ए बी और सी एलिमिनेट किया तब भी आंसर आ जाएगा, अदरवाइज प्रायर इंफॉर्मेशन है तो बहुत ही बढ़िया है। तो एलिमिनेशन का सारा खेल है, एक्यूरेसी से एलिमिनेट करना होता है, पर सारे क्वेश्चन पे मत यूज करो, रिस्क कंट्रोल रखो अपना, ठीक है ना? हर क्वेश्चन में तुम लग गए एलिमिनेशन टेक्निक इस्तेमाल करने से। भाई देखो क्या होता है, अगर 100 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर लिए, 70 में से अगर 60 भी सही कर लोगे तो तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। और ये गलती कर दी कि तुमने 70 के 70 सॉल्व करने की कोशिश करी, ठीक है ना, 60 सही 40 गलत, तब आप हो सकता है कट ऑफ के भी नीचे चले जाओ, या 50 सही और 50 गलत, तो हो सकता है कट ऑफ के भी नीचे चले जाओ। इसलिए ट्राई टू कंट्रोल योर रिस्क ऑल्सो, डोंट सॉल्व ईच एंड एवरी ऑप्शन। कई बारी एब्सोल्यूट वर्ड होते हैं ऑल, कंप्लीटली। एक बार पूछा था, एक बार जीएसटी का सवाल आया था कि जीएसटी आने से हम चाइना की जीडीपी पार कर देंगे, जीएसटी आने से हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो साफ दिख रहा था कि बहुत एक्सट्रीम वर्ड डाले हैं। तो एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, एब्सोल्यूट वर्ड होते हैं, ये बायो रेमिडिएशन टेक्निक से कंप्लीटली आप किसी केमिकल को या किसी ऐसे नॉन नेसेसरी चीज को एलिमिनेट कर देते हो। कंप्लीटली कुछ भी नहीं होता ना नेचर के अंदर, 100% तो किसी भी चीज को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो एक्सट्रीम टर्म्स हमेशा सस्पिशियस होते हैं, उनको आप बेनिफिट ऑफ डाउट देकर गलत मान सकते हो। नॉर्मली मतलब ज्यादातर केसेस में एक्सट्रीम वर्ड्स सबसे ज्यादा, एक्सट्रीम वर्ड्स मतलब एग्जाम्पल देते हैं कि अगर ये बोला गया कि मेडिवल हिस्ट्री के अंदर किसी भी राजा ने ब्रॉन्ज के कॉइन्स नहीं चलाए, कॉपर के कॉइन्स नहीं चलाए, अरे कोई तो एक राजा होगा, कहीं तो होगा जिसने एक सिक्का तो बनाया हो, राइट? तो वहां पे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है, राइट? ये आपके हर सब्जेक्ट में बेनिफिट ऑफ डाउट यूज हो सकता है। इसके अलावा लॉजिक को इस्तेमाल करोगे तो आंसर मिल ही जाएगा, और वही सारी बातें जो मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखा दी हैं, समझा दी हैं। क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करिए जब 4 में से 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लेते हो, तब वो आपके लिए थोड़ा डुएबल बन जाता है, क्योंकि फिर 50-50% प्रोबेबिलिटी रह जाती है। तो प्रोबेबिलिटी बिकम्स बेटर फॉर यू इफ वी टॉक अबाउट द मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। इंक्लूसिव ऑप्शंस जो जिनके अंदर क्वेश्चन में दी गई बात पेयर हो जा रही है आसानी से, वो ही आपके ज्यादातर सही होते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये अभी बैंक रेट वाला क्वेश्चन था। बैंक रेट में होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, ऑप्शन ये कह रहा था इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे। बैंक रेट में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, ऑप्शन ये कह रहा था इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे। रियलिटी में ये दोनों चीजें एक साथ हो नहीं सकती है ना। डी ऑप्शन ही एक ऐसा इंक्लूसिव टर्म था जो क्वेश्चन के साथ मैच कर रहा था। तो भले ही आपको कम आइडिया हो, अब तब भी उसे सॉल्व कर सकते हो। पर प्लीज अवॉइड ब्लाइंड गेसिंग, ये बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है, इनी मीनी माइनी मो कर रहे हो, ठीक है ना, या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो प्रभु का नाम लेकर, ऐसा नहीं होता है। तुक्केबाजी में गलतियां काफी ज्यादा होती हैं, एक दो सही हो गए जरूरी नहीं है सारे ही सही हो जाएंगे, तो डोंट मेक द सेम मिस्टेक।
मैंने कई ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने प्रीलिम्स एग्जाम में 10 क्वेश्चन में तुक्के मारे, 7 सही हो गए, बट इट डजंट हैपन टू एवरीवन एंड एवरीवन इज नॉट दैट लकी। ठीक है जी। तो ये आपको करना होता है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लो, उनके रिपीटेड थीम्स पे, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, ड्रेनेज, राइट, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, उन पे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। आप अभी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, टेस्ट सीरीज तो हर बच्चा करता ही है, बिना वो करे सॉल्व थोड़ा ना पेपर देने जाता है। तो साथ साथ आप एरर लॉग, एक बुक मेंटेन, एक डायरी मेंटेन करो कि मुझसे कहाँ ज्यादातर गलतियां हो रही है, मैं किन चीजों को करने में गलती कर रहा हूँ। क्या मैं आंसर सही सोच ले रहा हूँ और मार्क गलत कर ले रहा हूँ, या तो मैं आंसर ही गलत सोच रहा हूँ, सोच ही नहीं पा रहा हूँ, रिकॉल ही नहीं कर पा रहा हूँ, मल्टीपल रिविजन के बाद रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आप एक लॉग बुक, डायरी रखो, उसमें अपनी गलतियों को लिखते जाओ, नोट करते जाओ, क्योंकि आप अपनी गलतियों से सीखकर सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। बाकी मैप्स के साथ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ, करंट एस्पेक्ट के साथ आप स्टैटिक जीके को कनेक्ट कर सकते हो। फाइनली मैं आपको यही कहता हूँ कि आप इन सारी टेक्निक से आप ऑफ कोर्स अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर ही सकते हो, बट ये सिर्फ टेक्निक्स एडवाइजरी है, इनको भी आप अपने हिसाब से यूज करिए। ठीक है ना, एलिमिनेशन टेक्निक विल ओनली वर्क व्हेन यू हैव प्रायर नॉलेज। तो प्लीज कवर ऑल द इंपॉर्टेंट बुक्स एंड मटेरियल, टेक द नेसेसरी लेक्चर्स, टेक द नेसेसरी क्लासेस। हमने भी निर्णय आईएएस पे आपके लिए कई सारी क्लासेस फ्री में भी अवेलेबल कराई है, और हमारा बकायदा कोर्स भी है, क्रैश कोर्स भी है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। So with this, I want to say thank you for watching the video. Please like the video, and if you want any query, you can connect with me later on my Telegram group जो है CSE with Vasu sir। इस पे आप जुड़ भी सकते हैं मेरे साथ। इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, गुड लक।